नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आज मैं दोबारा आप सबके सामने हूँ। एक सीरीज़ आई है पाताल लोक और उसकी समीक्षा को लेके मैंने रिसेंटली ही ये सीरीज़ ख़त्म की और मन किया कि अपने विचारों को आपके साथ साझा करूं, तो मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया। तो चलिए क्या कहते हैं, पाताल लोक की सैर करते हैं। लेकिन इसकी समीक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी है एक डाकू की, डकैत की, जो आप लगा के चलें 80-90 और इस दशक में, 2000 के दशक में, जिनका यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमावर्ती इलाके हैं उन पे बहुत पकड़ रही, उनका बहुत प्रभाव रहा। उनको वहाँ के लोग, जिसे कहते हैं स्पेशली गरीब, रॉबिन हुड भी बोलते थे, क्योंकि वो उनकी बहुत मदद करते थे और अमीरों में उनकी बहुत दहशत थी। वो पारिवारिक उनका जन्म एक नॉर्मल, जिसे कहते हैं किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था राम पटेल सिंह और उनके पिता एक खेतीहर किसान थे। लेकिन कुछ पारिवारिक झगड़ों में उनके पिता की हत्या कर दी गई और फिर उन्होंने उसका बदला लिया 16 साल की उम्र में और वो बागी हो गए। बागी होने के बाद कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और कैसे पहले वो बीड़ी जिससे बनती है उस पत्ती के व्यापार में घुसे, उन्होंने उसमें बहुत पैसा और नाम कमाया, ठीक है, और कैसे कैसे धीरे धीरे वो अपराध से जुड़ते चले गए। और आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि उनका इतना नाम रहा, लगभग कहते हैं लोग 32 से 35 साल तक उनका एक छत्र राज रहा इन सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन आज तक पुलिस या मीडिया के पास उनकी कोई अवेलेबल क्लियर फ़ोटोग्राफ नहीं है। एक फ़ोटोग्राफ जो आपको उनकी, अगर आप सर्च करने लगेंगे, मिलेगी भी, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्केच है। कोई एक्चुअल क्लियर फ़ोटोग्राफ आज तक अवेलेबल नहीं है उनकी। और जिसे कहते हैं कि लगभग 2007 में उनकी एक एनकाउंटर में मृत्यु हो गई। लेकिन उस एनकाउंटर से पहले उनका जो 30-32 साल का समय रहा, जिसमें उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक छत्र राज किया, अपनी समानांतर सरकार चलाई इन एरियाज़ में, इन इलाकों में, इन ज़िलों में, उसमें इनका राजनीति पे भी इतना प्रभाव था कि आप ये लगा के चलें, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो, निगम चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, एक तरफ वोटिंग हो जाती थी। जहां ये कहते थे वो प्रत्याशी जीत जाता था या हार जाता था। राजनीति में इनकी इतनी पकड़ हो गई थी, लोकल राजनीतिज्ञों से इनकी बहुत उठबैठ थी, ठीक है। आप ये लगा के चलें कि ये कितने बड़ी शख्सियत हो गए थे वहाँ पे कि उस समय के प्रशासन ने, उस समय के पुलिस विभाग ने लगभग 100 करोड़ से अधिक धनराशि इनको ढूंढने और पकड़ने के लिए व्यय की, जिसे कहते हैं खर्च की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर 2007 में लगभग इनका एक एनकाउंटर में मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी लोकप्रियता आप इस तरीके से जान सकते हैं कि इनके नाम के मंदिर हैं। अगर आप उन एरियाज़ में जाएं तो उनके नाम के गाने आप जिसे कहते हैं कि वहाँ के स्थानीय निवासियों से सुन सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ के लिए डाकू था तो कुछ के लिए मसीहा था, किसी के लिए रॉबिन हुड था तो किसी के लिए जिसे कहते हैं कि अपराध का पर्यायवाची था। तो वो, लेकिन आप कहेंगे कि कहानी तो हम पाताल लोक की सुनने वाले थे और उसकी समीक्षा करने वाले थे, मैं इस कहानी पे क्यों आ गया, वो चलिए अब हम समीक्षा करते हैं और बीच में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। जो हमारी कहानी है पाताल लोक, वो एक कहानी नहीं है, वो 3-4 कहानियों को जोड़ के एक कहानी बनाई गई है। अगर आप इतिहास में थोड़ा सा रुचि रखते हैं तो आप तुरंत ही
इन कहानियों से रिलेट करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, आप जानने लगोगे कि अच्छा ये इवेंट कहाँ का है, कैसे है, कब हुआ, आप सबको जोड़ लेंगे। कहानी शुरू होती है एक रेड से जो पुलिस करती है और 4 अपराधियों को पकड़ती है। ये 4 अपराधी एक जिसे कहते हैं कि बहुत प्रख्यात जिसे कहते हैं कि टीवी जर्नलिस्ट, उसका खून करने वाले होते हैं। और कहानी में उस व्यक्ति का नाम है संजीव मेहरा, जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है, जो एक विचारधारा के जैसे हम सब जानते हैं कि आज पूरा मीडिया विचारधाराओं के धड़े में बटा हुआ है। तो जैसा बताते हैं कि जैसा दिखाते हैं कि वो ऑलरेडी एक धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस विचारधारा के चैनल और उस विचारधारा की सोच के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आप जब पूरी सीरीज़ देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, और वो 4 लोग जिनको पकड़ा गया है वो इनकी साजिश करते हैं। अब इस दौरान जब उनको पकड़ा जाता है तो जिस क्षेत्र में उसको पकड़ते हैं, जिस थाना क्षेत्र में उनको पकड़ते हैं, उस थाने में वो उनको ले जाते हैं। और वहाँ के जो क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी हैं, उनका नाम है हाथीराम चौधरी। हाथीराम चौधरी का करेक्टर भी धीरे धीरे डेवलप करते हैं। कहानी जैसे बढ़ती है उनका करेक्टर डेवलप होता है। वो कितने असफल पिता हैं, कितने असफल पति हैं और कितने असफल पुलिस वाले हैं, ये भी कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताता है। लेकिन उनको एक औसत पुलिस वाला बताया गया है, जिसने आज तक कोई बड़ा केस नहीं हैंडल किया है, कोई हाई प्रोफाइल केस हैंडल नहीं किया है। उनकी योग्यता को साबित करने के लिए उन्हें या तो मौका नहीं मिला, या मौके मिले तो वो योग्यता साबित नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन उनको ये केस इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि ये एक ओपन और शट केस होता है। ऑलरेडी जो डीसीपी की टीम होती है वो ऑलरेडी ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुकी होती है, और हाथीराम जी को बस एक समझ लीजिए कि क्या कहते हैं चार्जशीट फाइल करनी होती है, और ओपन शट केस होता है तो इसलिए इन्हें दे दिया जाता है। लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो कितनी परतें खुलती हैं और उसके लिए वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, इसी की यात्रा है ये सीरीज़। आप कह सकते हैं इसमें 3-4 ऐसे किरदार हैं जिनको आप कह सकते हैं मुख्य है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो खुद हाथीराम चौधरी जी, जिनको आप एक मुख्य किरदार मान सकते हैं। दूसरा है संजीव मेहरा, जिसके आधी सीरीज़ जिनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनका भी जिसे कहते हैं कि जो चरित्र है उसको सीरीज़ धीरे धीरे उनके बारे में बताती है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या गुजर रहा है, उनकी पर्सनल जीवन में क्या गुजर रहा है, और आप उनके बारे में एक परसेप्शन बनाते हो एज अ दर्शक। लेकिन जिसे कहते हैं कि एक हाथीराम त्यागी जी, दूसरे संजीव मेहरा जो एक बहुत रिनॉन्ड जिसे कहते हैं पत्रकार हैं। इस कहानी का तीसरा किरदार है विशाल त्यागी या हथौड़ा त्यागी। ठीक है, ये भी एक खूंखार कुख्यात अपराधी है। जब इसको पकड़ा जाता है तब पुलिस को नहीं पता होता है कि जो शुरुआत में दिखाया है कि उसको पता नहीं होता है कि ये इतना प्रख्यात है। लेकिन जब इसका क्राइम रिकॉर्ड निकाला जाता है तो पता चलता है कि 45 से ज़्यादा हत्याएं ये लोग कर चुके हैं, और इससे कहीं ज़्यादा अपराध इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, और ये एक मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उस एरिया के, चित्रकूट के। तो ये जो 3 जैसे कहते हैं कि करेक्टर मैंने आपको बताए, एक विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, एक संजीव मेहरा या एक हाथीराम त्यागी। इन 3 मुख्य किरदारों के आसपास ये केस के साथ ये कहानी बुनी गई है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये मैंने पूरी सीरीज़ ख़त्म की तो मेरे अनुसार इस कहानी का मुख्य किरदार कोई और था, और उस मुख्य कहानी के साथ इन अलग अलग कहानियों को जोड़ा गया, अलग अलग किरदारों को जोड़ा गया और एक कहानी बनाई। और वो केंद्र का किरदार, वो केंद्र बिंदु थे ददुआ, जिसकी कहानी मैंने आपको शुरुआत में सुनाई। वहाँ के उस समय के वो प्रख्यात डाकू
जिनका ददुआ नाम है, सीरीज़ में उनको दुनलिया बोला गया है, उनका नाम रखा गया है दुनलिया। एक्चुअली वो ददुआ हैं, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता था। जब सीरीज़ आगे बढ़ने लगी मैंने तुरंत रिलेट कर लिया कि ये ददुआ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी एक्चुअली ददुआ के आसपास बुनी गई है। उसके बाद इसमें जिसे कहते हैं किरदार और घटनाओं को, कुछ और घटनाओं को जोड़ा गया है। चलिए, ये तो रही कहानी। बाकी मैं कहानी का आपका मज़ा नहीं ख़राब करना चाहता, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। कहानी के इन्वेस्टिगेशन बहुत मज़ेदार है। आपको धीरे धीरे चीज़ों को जब आगे बढ़ेंगी तो रहस्य भी खुलेंगे और आपको कहानी देखने का मज़ा भी आएगा। लेकिन मुझे ये सीरीज़ कुछ और कारणों से भी अच्छी लगी। एक कि आज जो इस तरह की नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे मैंने सीरीज़ देखी पिछले कुछ समय में, वो एक तरफ झुकी होती थी। वो या तो किसी एक विचारधारा का जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व करती थी, या दूसरी का करती थी, या किसी एक कंटेंट की इतनी मात्रा होती थी कि दूसरे विचारधारा के लोगों को हजम नहीं होती थी। लेकिन ये सीरीज़ अपने आप में अपवाद है। ये सीरीज़ समाज में व्याप्त उन सारी परेशानियों और समस्याओं और उनकी जड़ों के बारे में बात करती है और निरंकुश बात करती है, पूरा पुरजोर बात करती है, पुरजोर उस पर हमले भी करती है। वो एक निश्चित एजेंडा या विचारधारा तक सीमित नहीं रह जाती है। वो जितनी समस्याएं हैं, अब मैं आपको एक जिसे कहते हैं कि बताता हूँ कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। कहानी तो जो एक मोटा माटी कहानी थी वो मैंने बता दी है, बाकी आप सीरीज़ देखेंगे तो आप मेरी बातों से भी रिलेट कर पाएंगे शायद। तो जैसे मैं बताता हूँ कि जो मैंने जिन चीज़ों को छुआ, जिन चीज़ों ने मुझे छुआ इस कंटेंट में, इस कहानी में, वो मैं बताता हूँ कि कहानी बात करती है मीडिया के मैनिपुलेशन की, कि कैसे मौका परस्त हैं लोग, कैसे उन्हें पता है कि वो क्या गलत या क्या सही कर रहे हैं, कैसे गलत को अपने सही के लिए उपयोग कर सकते हैं। मीडिया के उस मैनिपुलेशंस को दिखाती है, मीडिया के ट्रेडिशंस को और कल्चर को दिखाती है। साथ ही साथ वो पुलिस पॉलिटिक्स के बारे में भी दिखाती है, थाने के अंदर की राजनीति के बारे में बताती है, एक नॉर्मल और एक पुलिस वाले के जीवन को भी बताती है कि वो कैसे संघर्ष करता है अपने पर्सनल और पारिवारिक जीवन में, और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन में भी। कैसे थाने के अंदर का जो राजनीति है वो आपके पारिवारिक जीवन में भी घुसती है, और पारिवारिक जीवन की परेशानियां आपके जिसे कहते हैं पेशेवर जीवन में भी घुसती हैं। तो ये भी बहुत दिखाया है। साथ ही साथ रिलीजियस कन्फ्यूजन, ये तो आजकल का हॉट टॉपिक है कि भाई लेफ़्ट एंड राइट, वो तो चीज़ को तो बताती ही है वो, लेकिन लेखक ने बहुत जिसे कहते हैं चालाकी से कुछ चीज़ों को विजुअल्स के थ्रू दिखाया है, तो कुछ चीज़ों को जिसे कहते हैं कि संवाद के थ्रू दिखाया है। तो क्योंकि विजुअल्स का इफ़ेक्ट, आप जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो आप उसको याद रखते हैं, लेकिन कई बारी संवाद भूल जाते हैं। तो वो भी रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पे जैसे उन्होंने जब रिलीजियस कॉम्प्लिसिटी को दिखाया, तो उन्होंने मॉब लिंचिंग की भी घटना को दिखाया है। वो आप रिलेट कर पाएंगे जब मूवी देखेंगे, तो जब आप सीरीज़ देखेंगे तो इसी तरीके से उन्होंने कुछ एक और जिसे कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, वो उठाया चाइल्ड आइसोलेशन का। माँ बाप आजकल अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चे के लिए समय नहीं है, और बच्चे को कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद उनके माता पिता से मिलनी चाहिए थी, या समय जो मिलना चाहिए था, उस दौरान जो खालीपन है उसको भरने के लिए वो कैसे बुरी संगतों में पड़ता है, और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों के वे एक बच्चे के आइसोलेशन के बारे में भी बात करती है, अकेलेपन के बारे में भी बात करती है, माता पिता के संबंधों के बारे में भी बात करती है। यहाँ पे एक और घटना जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ बात होती है गुड़गांव की। अगर आप जानते हैं और न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो आपको ध्यान होगा कि एक 7वीं क्लास के बच्चे ने अपने पिता की पिस्तौल निकाल के ले गए थे और स्कूल में ले जाके
एक दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उसको निपटाने के लिए 8वीं क्लास के बच्चे को गोली मार दी थी। इसको भी, इस घटना को भी उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, इसमें इंटीग्रेट किया है और उस चीज़ को भी छुआ है जो बताती है कि कैसे जब एक दूसरे क्या कहते हैं कि आप स्तर का बच्चा एक बड़े और पॉश स्कूल में आ जाता है तो वो किस तरह की समस्याएं और किस तरह की समस्याओं से क्या कहते हैं कैसी समस्याएं झेलता है और कैसे उनसे टैकल करता है या नहीं कर पाता है। मतलब मैं जिसे कहते हैं कि इस बारे में और बात कर सकते हैं लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलिए इस बारे में बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये कास्टिज़म पर भी व्यंग करती है। जब वो अपने 4 जो अपराधी उन्होंने शुरू में पकड़े, उनके जीवन जब उनके पास्ट में जाती है, उनके भूतकाल में जाती है, उनके जीवन और उनके परिवार की बात करती है, तो उसमें जो पंजाब से एक क्या कहते हैं इनमें किलर होता है जिसका तोप सिंह नाम है, जब उसके पारिवारिक उसमें जाती है तो उसमें दिखाते हैं कि क्या कहते हैं कि पंजाब में कितनी जिसे कहते हैं कि कास्टिज़म है। शायद आप बहुत कम लोग जानते हो कि यहाँ पंजाब में छोटी जो समुदाय के लोग हैं, जो SC ST समुदाय, दलित समुदाय से आते हैं, और जो ऊंचे अलग समुदाय के लोग हैं, उनके गुरुद्वारे अलग हैं, उनकी कॉलोनीज़ अलग हैं, उनके साथ कितना कास्टिज़म होता है ये शायद आप बाहर से, अगर आप पंजाब के बाहर एरिया में रहते हैं, मेट्रोज से नहीं देख पाएंगे। जब आप गाँवों में जाओगे, हरियाणा के गाँवों में जाओगे, तब आप देख पाओगे। ठीक है, तो वो सारे उसको भी छूती है ये जिसे कहते हैं कि सीरीज़। साथ ही साथ वो मीडिया के जो एक फेक क्या कहते हैं कि परसिक्यूशन की बात होती है, वो उसको भी छूती है कि जो मीडिया के परसिक्यूशन की बात हो रही है वो कितनी फेक है या कितनी रियल है। तो बहुत सारी घटनाओं को ये जिसे कहते हैं कि सीरीज़ छूती है और बात करती है, और कई बारी मतलब एक खुले मैदान में चैलेंज करती है, उस पर व्यंग करती है, आलोचना करती है। इसी के साथ ये तो हुआ इसके मेन कंटेंट। मुझे इस मूवी के कुछ डायलॉग बहुत अच्छे लगे, वो डायलॉग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ एक जो डायलॉग्स हैं उसमें एक और चीज़ जो मैं भूल गया, अनाथ बच्चे जो रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के आसपास जो अनाथ बच्चे हैं उनके जीवन पे भी बताती है कि कैसे वो अनाथ हुए और अनाथ होने के बाद जब इस तरह की जगहों पे पहुँचे तो उनके जीवन में उनका किस तरह का जीवन है, वो अपने जीवन में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, कैसे बढ़ते हैं, पलते हैं, उस पर भी बात करती है ये सीरीज़। उसी दौरान दिखाया कि 2 बच्चे जो चोरी करते हैं रेलवे स्टेशन पे, उसमें से एक बच्चा पर्स निकालता है और पर्स के बहुत छुपा के किसी ने, एक व्यक्ति ने अपनी किसी की फ़ोटो, एक लड़की मित्र की फ़ोटो रखी होती है, तो वो एक व्यंग करते हुए बात करता है कि साले ने इतनी दुबका के रखी है, छिपा के नहीं, दुबका के रखी है, पक्का इसकी बीवी नहीं है। तो ये एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरा डायलॉग है, और जब आप मूवी देखोगे तो रिलेट करोगे, कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, हाथीराम जी जब हाथीराम जो एक पुलिस वाले की भूमिका में है और सीरीज़ ख़त्म होने पे वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि आधी ज़िंदगी मेरा पिता सोचता रहा कि मेरा बेटा चूतिया है, अब सारी ज़िंदगी मैं अपने बेटे को नहीं सोचने दूंगा कि उसका बाप चूतिया है। तो यहाँ वो अपने पारिवारिक स्थितियों को बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा डायलॉग लगा। शायद इसको आप गहराई से समझ पाएँ जब आप सीरीज़ देखेंगे। तो इसी तरह 2 डायलॉग्स जो मीडिया के कुलीग्स आपस में बोल रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें से पहला डायलॉग था कि वी लिबरल्स आर सच अ क्लिच, वी ऑल नीड फॉर अ ह्यूमन स्टोरी इज़ अ मुस्लिम क्रिमिनल एंड LGBT कैरेक्टर्स। तो यहाँ वो मीडिया का कर्मचारी खुद अपने ऊपर कटाक्ष कर रहा होता है और बोलता है कि हम लिबरल्स को कुछ और नहीं चाहिए, हमको तो या तो किसी मुस्लिम क्रिमिनल की स्टोरी मिल जाए या LGBT जैसा कि आप जानते हैं कि लिस्बन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर के बारे में ये चीज़ बताई जाती है, टर्म यूज़ की जाती है।
तो उसके बारे में वो बताता है कि ऐसे 2 कैरेक्टर मिल जाएं तो हमारी स्टोरीज चलती रहती हैं, मतलब क्रिटिसाइज़ करता है, एक लिबरल विचारधारा को क्रिटिसाइज़ करता है। इसी तरीके से एक दूसरी जिसे कहते हैं कि एक और डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी जिसे कहते हैं कि मीडिया के 2 एक ऑनर और उनके एम्प्लॉय के बीच संवाद हो रहा होता है। तो ऑनर बोलते हैं, जिनका नाम सिंह साहब है मूवी में, वो ये बोलते हैं कि आई डोंट लाइक योर लिबरल फकर्स हाइडिंग योर फेलियर्स विद नी फॉर नोइंग राइजसनेस। यहाँ वो उनको बोलते हैं कि भाई मैं तुम उदारवादियों को बिल्कुल हेट करता हूँ, गाली के साथ बोलते हैं, क्योंकि तुम अपने फेलियर्स को, अपनी असफलताओं को धर्मनिरपेक्षता के पीछे छुपा लेते हो। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ लेफ़्ट विचारधारा को क्रिटिसाइज़ किया गया है, साथ ही साथ राइट की विचारधारा को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी जहाँ सहूलियत हो आप उस कंटेंट को इससे उठा सकते हैं। और इस सीरीज़ का मुझे जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि पक्ष भी यही लगा कि उसने बेखौफ, बिना सेलेक्टिव हुए, बिना चयनात्मक हुए हर उस जिसे कहते हैं कि समस्या और प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज़ किया है जिसको किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं सीरीज़ में। देखें आपका किस किस पे ध्यान जाता है, आप क्या क्या चीज़ उसमें देखना चाहते हैं। और बाकी सिनेमा चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हम को कहीं ना कहीं चलो उन डेली सोप क्या कहते हैं धारावाहिकों से तो छूट मिली, जिसमें 400 500 एपिसोड हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, कहानी का नहीं पता चलता था, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म होती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी सीरीज़ है, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आप इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे और आप याद कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी और ये चीज़ वैसे हुई थी। और अगर आप चाहें, आजकल की सीरीज़ ऐसे बनती हैं, मैं आपको बताऊं कि आप उसको देखने के बाद बैठेंगे और रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे। जैसे बहुत सारे किरदारों के नाम बदले गए हैं, जैसे कि जिस दुनलिया जो मुख्य किरदार जो मैंने आपको बताया सीरीज़ में भी, जैसा कि वैसे तो उनकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो सीरीज़ में भी उनका चेहरा नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन जिस क्या कहते हैं कि नेता से उनका जुड़ाव दिखाया गया है राजनीति को लेकर, उनके धर्म और नाम बदल दिए गए हैं। तो अगर आप राजनीति में और इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और बाकी बहुत बढ़िया सीरीज़ है, जाइए देखिए और उसके बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कितना अच्छा या बुरा लगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं भी खुद अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। बाकी आप करिएगा अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।